विधानसभा के आदेशों को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। पीसी शर्मा ने कहा कि 28 तारीख से एमपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। जो ऑर्डर निकला है, ऐसा आदेश किसी विधानसभा में नहीं निकला। विपक्ष के विरोध को दबाने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा को इस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए। हेमंत कटारे ने कहा कि विरोध करना हमारा अधिकार है। मीडिया के साथियों के लिए भी रोक लगाई गई है। ये चौथे स्तंभ पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक अभय मिश्रा पर गलत आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई। सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम इसका विरोध करते हैं। विधायक है अभय मिश्रा जी, उनके ऊपर कल परसों 2 दिन के अंदर जिस प्रकार से षड्यंत्र रच के एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, जो आप लोगों ने भी देखी होगी। उन आरोप लगाया कि 3 महीने की पगार नहीं दी, इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया, जबकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी संपन्न हैं और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में हज़ारों लोगों को रोज़गार देने वाले व्यक्ति हैं। अगर यदि उन पर ये आरोप लगता है कि वो एक अपने सर्वेंट को 3 महीने तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा हास्यास्पद आरोप है। कम से कम उन पर तो नहीं सूट करता। ये बीजेपी वाले कर सकते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके पास लेने देने के लिए कोई बिजनेस होता नहीं है। विभागों से भ्रष्टाचार कर कमाते हैं, अपने नौकरों को दे नहीं पाते हैं। परंतु अभय मिश्रा जी के ऊपर ये जो प्रहार किया है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसकी टाइमिंग देखिए आप। जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले झूठी एफआईआर की गई। तो स्पष्ट है कि बीजेपी घबराई हुई है कांग्रेस के विधायकों से। अभय मिश्रा जी बेबाकी से अपने प्रश्न और चीज़ों को उठाते हैं अंदर सदन में और उन पर दबाव डालने के लिए ये एफआईआर की गई है। और माननीय अध्यक्ष महोदय को ये संज्ञान लेना चाहिए कि पुलिस क्या विधानसभा से बड़ी हो गई? अधिसूचना जारी होने के बाद बिना उनकी अनुमति से कैसे इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और विधायकों के अधिकारों का हनन होगा तो उसको संरक्षण कौन देगा? तो मैं समझता हूँ इसका संज्ञान उनको माननीय हाईकोर्ट को भी लेना चाहिए और इस एफआईआर को तत्काल निरस्त करना चाहिए। हम सब लोग, इसकी पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करते हैं। मेरे साथ में हमारे जल जीवन मिशन को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। जेजेएम जल्दी मनी बन गया है। उन्होंने कहा कि 10 साल में जो काम चल रहे हैं उनमें मेंटेनेंस का कोई क्लॉज नहीं है। पीएचई विभाग के पास अचानक 30,000 करोड़ का बजट आ गया तो बौखला गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कितना पैसा आ गया और भ्रष्टाचार करने कूद पड़े। भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको लेकर के आज मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। ये जो जेजेएम है, जेजेएम का नाम केंद्र सरकार ने रखा है जल जीवन मिशन। ये वहाँ से मध्य प्रदेश में जब इसका बजट आता है, ये योजना यहाँ पहुँचती है, तब तक इसका नाम हो चुका है जल्दी मनी। फटाफट इस योजना के से कैसे पैसा उगाही की जाए, ये जेजेएम मध्य प्रदेश में दूसरे में तब्दील हो चुकी है। कुल जो इसके लिए बजट आवंटित हुआ था वो 30,000 करोड़ रुपए था और जल निगम का अलग से बजट था, वो 60 से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास, वो अलग है। ये जो पूरा भ्रष्टाचार है, ये कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। मैं आपको इसको पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो माननीय पूर्व विधायक समृति जी ने आरोप लगाया था, 1,000 लगाया था, उसमें 1 0 और ऐड कर दें, क्योंकि जब मैं इसकी बारीकी में गया, मैंने इसमें अध्ययन किया, तो ये 10,000 करोड़ रुपए का कम से कम भ्रष्टाचार है। मैं आपको कुछ उदाहरण भी बताऊंगा और उसके तथ्य भी दूंगा। पहले जो ओवरऑल जो योजना में 1-2 कमी है उनको मैं आपको चिन्हित कर देता हूं, उसके बाद मैं उसके अंदर आता हूं। एक तो कोई भी योजना, जैसे छोटी सी सड़क भी बनाई जाती है, तो आपने देखा है कि सड़क का ठेका देने से पहले ठेकेदार से उसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगले 5 साल 10 साल इसका मेंटेनेंस ठेकेदार करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी मेंटेनेंस का क्लॉज अभी तक नहीं डाला है, जबकि उत्तर प्रदेश में बाकायदा क्लॉज है, 10 साल का मेंटेनेंस का क्लॉज है। मध्य प्रदेश में जो काम चल रहे हैं, इसमें मेंटेनेंस का कोई क्लॉज नहीं है। ठेकेदार भ्रष्टाचार करे, उसके बाद चला जाए और मेंटेनेंस के नाम पर एक अलग से उगाही फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। देखिए, पीएचई विभाग को आप समझिएगा, पीएचई विभाग वो विभाग है जिसके पास कोई पैसा का बजट का एलोकेशन आज से कुछ समय पहले तक नहीं होता था, जेजेएम के पहले तक। इनके पास 2 ही काम रहते थे खनन के, या तो कुएं खोदो या हैंडपंप खोदो या इनको सुधारो, या छोटी मोटी पाइपलाइन के काम रहते थे। अचानक से 30,000 करोड़ रुपए का जब बजट आया तो ये लोग
थोड़ा सा बौखला से गए। जैसे किसी भूखे के आगे थाली रख दो तो वो क्या करेगा, खाना खाएगा नहीं, वो खाने पे झपट्टा मारेगा, और झपट्टा मारेगा तो खाना उसके मुंह में नहीं जाएगा, पूरा बर्बाद होगा। वही इस योजना के साथ आ रहा है। पीएचई विभाग को समझ ही नहीं आया, वो जीरो ही नहीं गिन पाया आज तक कि इसमें कितने जीरो हैं, इस योजना में कितने करोड़ रुपए हैं। और इतना पैसा देख करके वो सब लोग बौखला गए और सबके लाल टपकने लगी, खासतौर पे वहाँ के अधिकारी मंत्रियों की, और वो सब लोग टूट पड़े इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए। कैसे भ्रष्टाचार किया अब आप देखिएगा क्रमबद्ध तरीके से। एक तो इसमें ओवरऑल जो फाइनेंशियल मॉडल है वो अभी तक तय नहीं हुआ है कि कायदा यह है कि केंद्र सरकार देगी 45% राज्य सरकार देगी, और बचा हुआ जो 10% है वो ग्रामीण अंशदान के माध्यम से आएगा। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है कि ये जो 10% है ये राज्य सरकार ने कहा कि ये हम वहन करेंगे, और वहन किया। लेकिन मध्य प्रदेश में इसमें कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो जब 10% की क्लैरिटी नहीं है तो कभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन ही नहीं हो सकता, और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता उसके बावजूद कई सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखा दिया है और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तक रिलीज कर दी और वहाँ काम मौके पे कुछ हुआ नहीं है। सड़कें खोद दी हैं, नल पहुँचा नहीं है, जल तो छोड़ ही दीजिए। हेमंत कटारे ने कहा कि 45% केंद्र और राज्य सरकार का अंश इन प्रोजेक्ट में होता है, लेकिन एमपी में 10% का कोई पता नहीं। इसकी डीपीआर ही गलत बनाई गई। उन्होंने कहा कि ठेके पर आए हुए व्यक्तियों को पूरा आर्थिक जिम्मा दे दिया गया, फाइनेंस ऑफिसर्स को बाईपास किया। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने बात की। मंत्री संपत्तिया उइके के गृह जिले में 170% रेट डिवीजन के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की योजना 300-400 करोड़ तक पहुंच चुकी है। क्या मंत्री जी की मौन स्वीकृति इस भ्रष्टाचार में है? उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंत्री संपत्तिया उइके को जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। मैं इस पूरे विषय को माननीय मंत्री महोदया से आशा करूंगा कि इसको विधानसभा के अंदर मेरे को उत्तर देंगी। मेरी इस विषय में अब मैं बस इसको समराइज करके अपनी मांगे रख देता हूं। जो इसमें मेरी मांग है सरकार से, ये पूरा भ्रष्टाचार मैं कागज़ आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। कोई भी चीज़ आपको कम लगती है आप मेरे से एक एक तथ्य, एक एक कागज़ ले सकते हैं। मेरी पहली मांग है इसमें कि केंद्र सरकार को इसमें सीबीआई के द्वारा जांच करवानी चाहिए। जैसे अन्य कांग्रेस के राज्यों में तो करवा देते हैं, जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है, यहाँ पर सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जाए, और वो होनी चाहिए कोर्ट की मॉनिटरिंग में, कोर्ट की देखरेख में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट की देखरेख में सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। दूसरी मेरी मांग है, जो मंत्री हैं वर्तमान में विभागीय मंत्री संपत्तिया उइके जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जो आरोप है उन पर उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं जब तक इन आरोपों में इनको क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक उनकी बर्खास्तगी की जानी चाहिए, और उनके जो जितने भी स्टाफ हैं उनके ईएनसी, आलोक अग्रवाल, इन सब लोगों की जांच होनी चाहिए। सबको जांच के दायरे में सीबीआई को लेना चाहिए। तीसरी चीज़, मैंने इन सबके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, के सोमगढ़िया जी, आलोक अग्रवाल जी, महेंद्र खरे जी, इन सबके मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। इन सबके मोबाइल नंबरों की जांच होनी चाहिए थी। इनकी कितनी बार किस हैसियत से एक दूसरे से बात होती थी, कहाँ होती थी, क्योंकि यही पूरा पैसा कलेक्ट करके विभाग में ऊपर से नीचे तक पहुँचाने का काम करते थे। मैंने इनके मोबाइल नंबर दिए हुए, पहले इनके ऊपर तत्काल एफआईआर भी होनी चाहिए और उसके बाद इनकी जांच मोबाइल नंबरों की होनी चाहिए कि ये कैसे किस अधिकार से पैसा इकट्ठा कर देते और बीच के सारे अधिकारियों को बाईपास करके ये इस भ्रष्टाचार के चैनल को चला रहे थे। इस जांच के दायरे में पूर्व पीएस, वर्तमान पीएस सबको शामिल करना चाहिए। साथ ही में जो वर्तमान ईएनसी हैं, जो सुबह जांच बैठाते हैं, अंडमान जी, शाम को क्लीन चिट दे देते हैं, और सुना है कि ये पूरा मसला उठने के बाद उनको जब हटाने की बारी आई तो काफ़ी बड़े मोटे सौदा करके वो वापस वहाँ पर बैठ पाए हैं। अब कैसे उन्होंने क्या किया है अंदर वो वही बता सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने अधिकारी मंत्रियों को डील किया जिससे कि वो बने रहे, नहीं तो वो हटने वाले थे। मंत्री की जांच ईएनसी कब से बैठाने लगा, पहला प्रश्न ये है। और बैठाल दी है तो जांच का निष्कर्ष बताओ। और पीएचई संपत्तियों की जांच किस अधिकार से कर सकती है ये स्पष्ट होना चाहिए। तो मेरी यही मांग है, इस पूरे प्रकरण की बड़ी जांच होनी चाहिए। मैंने आपको जो प्रमाण दिए हैं, इसके अलावा और भी प्रमाणों के साथ मैं इसको विधानसभा के अंदर उठाऊंगा, आपके समक्ष भी उठाऊंगा, और जितनी मैंने बात कही है हर एक चीज़ का तथ्य मैं आपको दूंगा। अब यदि किसी भी जी भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको लेकर के आज मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ।
ये जो JJM है, JJM का नाम केंद्र सरकार ने रखा है जल जीवन मिशन। ये वहाँ से मध्य प्रदेश में जब इसका बजट आता है, ये योजना यहाँ पहुँचती है, तब तक इसका नाम हो चुका है जल्दी जल्दी मनी। फटाफट फटाफट इस योजना के से कैसे पैसा उगाही की जाए, ये JJM मध्य प्रदेश में दूसरे में तब्दील हो चुकी है। कुल जो इसके लिए बजट आवंटित हुआ था वो 30,000 करोड़ रुपए था, और जल निगम का अलग से बजट था, वो 60 से 70,000 करोड़ रुपए के आसपास, वो अलग है। ये जो पूरा भ्रष्टाचार है, ये कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। मैं आपको इसको पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो माननीय पूर्व विधायक समृति जी ने आरोप लगाया था 1,000 लगाया था, उसमें 1 0 और ऐड कर दें, क्योंकि जब मैं इसकी बारीकी में गया, मैंने इसमें अध्ययन किया, तो ये 10,000 करोड़ रुपए का कम से कम भ्रष्टाचार है। मैं आपको कुछ उदाहरण भी बताऊंगा और उसके तथ्य भी दूंगा। पहले जो ओवरऑल जो योजना में 1-2 कमी है, उनको मैं आपको चिन्हित कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसके अंदर आता हूँ। एक तो कोई भी योजना, जैसे छोटी सी सड़क भी बनाई जाती है, तो आपने देखा है कि सड़क का ठेका देने से पहले ठेकेदार से उसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि अगले 5 साल 10 साल इसका मेंटेनेंस ठेकेदार करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी मेंटेनेंस का क्लॉज अभी तक नहीं डाला है, जबकि उत्तर प्रदेश में बाकायदा क्लॉज है, 10 साल का मेंटेनेंस का क्लॉज है। मध्य प्रदेश में जो काम चल रहे हैं, इसमें मेंटेनेंस का कोई क्लॉज नहीं है। ठेकेदार भ्रष्टाचार करे, उसके बाद चला जाए, और मेंटेनेंस के नाम पर एक अलग से उगाही फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। देखिए, PHE विभाग को आप समझिएगा, PHE विभाग वो विभाग है जिसके पास कोई पैसा का बजट का एलोकेशन आज से कुछ समय पहले तक नहीं होता था, JJM के पहले तक। इनके पास 2 ही काम रहते थे खनन के, या तो कुएं खोदो या हैंडपंप खोदो, या इनको सुधारो, या छोटी मोटी पाइपलाइन के काम रहते थे। अचानक से 30,000 करोड़ रुपए का जब बजट आया, तो ये लोग थोड़ा सा बौखला से गए। जैसे किसी भूखे के आगे थाली रख दो, तो वो क्या करेगा, खाना खाएगा नहीं, वो खाने पे झपट्टा मारेगा, और झपट्टा मारेगा तो खाना उसके मुंह में नहीं जाएगा, पूरा बर्बाद होगा। वही इस योजना के साथ आ रहा है। PHE विभाग को समझ ही नहीं आया, वो जीरो ही नहीं गिन पाया आज तक कि इसमें कितने जीरो हैं, इस योजना में कितने करोड़ रुपए हैं। और इतना पैसा देख करके वो सब लोग बौखला गए, और सबके लाल टपकने लगी, खासतौर पे वहाँ के अधिकारी मंत्रियों की, और वो सब लोग टूट पड़े इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए। कैसे भ्रष्टाचार किया, अब आप देखिएगा क्रमबद्ध तरीके से। एक तो इसमें ओवरऑल जो फाइनेंशियल मॉडल है, वो अभी तक तय नहीं हुआ है कि कायदा यह है कि केंद्र सरकार देगी 45% राज्य सरकार देगी, और बचा हुआ जो 10% है वो ग्रामीण अंशदान के माध्यम से आएगा। जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है कि ये जो 10% है, ये राज्य सरकार ने कहा कि ये हम वहन करेंगे, और वहन किया। लेकिन मध्य प्रदेश में इसमें कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो जब 10% की क्लैरिटी नहीं है, तो कभी भी प्रोजेक्ट कंप्लीशन ही नहीं हो सकता, और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, उसके बावजूद कई सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखा दिया है, और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तक रिलीज कर दी, और वहाँ काम मौके पे कुछ हुआ नहीं है। सड़कें खोद दी हैं, नल पहुंचा नहीं है, जल तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं आपको